हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केम चो कसा काय ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। और भी कोई भाषा है जो है पूछ लेती हूँ मैं कि कैसे हूँ, तो आपका जवाब सब जगह एक ही रहेगा कि बस बायो के बोझ तले जब दबे जा रहे हैं। तो ये दबने में भी मज़ा है अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि है नंबर 10। और चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर 7 चल रहा है। आपको यहाँ का चैप्टर फ्लो भी पता है। और लेक्चर फ्लो में आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, जैव रासायनिक प्रमाण पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एविडेंस चल रहे हैं कि कैसे हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है, यानी कि जैव विकास हुआ है। तो उसी के अंदर हम दूसरा वाला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जीव भूगोल पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है और इससे हम एवोल्यूशन कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं जैव रासायनिक प्रमाण की, यानी कि बायोकेमिकल एविडेंस। सिंपल सी एक थ्योरी है, नाम में ही इसके अर्थ छुपा है कि हमारे जो जीव है उनमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम सब एक हैं। यानी कि हमारा जो उत्पत्ति है, हमारी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, किसी एक जगह से हुई है, किसी एक जीव से हुई है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको बात करूं डीएनए की, तो आप सभी में, चाहे आप छोटा से छोटा बैक्टीरिया ले लो, चाहे आप बड़े से बड़ा हमारे जैसा जानवर ले लो या बड़े से बड़ा हाथी ले लो, सब में क्या है, डीएनए। वायरस इसको छोड़ दें अगर हम तो ठीक है, लेकिन उनमें भी न्यूक्लिक अम्ल तो है ही, आरएनए तो है ही, जो हम में भी है। तो ये बात क्या प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई उनसे लिंक रहा होगा, तभी डीएनए चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देखेंगे। लगभग सभी जीवधारी डीएनए, एटीपी, सब में एटीपी पाया जाता है। सब में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, फाइनली एटीपी है। कैसे भी वो भोजन कर रहा है, कैसे भी वो खा रहा है, अल्टीमेटली उसकी भोजन की सारी ऊर्जा एक एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो वायरस हो। समान एंजाइम, हार्मोन सहित समान मौलिक जैव अणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी जो है जीव समान प्रकार के क्या यूज कर रहे हैं, जैव रासायनिक अणु यूज कर रहे हैं। डीएनए, एटीपी, ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, इनमें काफी समानताएं हैं। अब आप बोलेंगे नहीं एंजाइम अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जहां पे आपको लगेगा कि एंजाइम भी सेम होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में किसी विशेष कार्य को करने वाली प्रोटीन, जीनों के बीच समानता, समान जेनेटिक कोड आदि जैव विकास के पुख्ता जैव रासायनिक प्रमाण है। ये बात तो आपने पढ़ी है जब हमने जेनेटिक कोड की बात की थी कि हमारे जो जीन्स है वो 3-3 के कोड में काम करते हैं। और तब हमने ये बात की थी, तब कहा था कि जेनेटिक कोड कैसे हैं, सार्वत्रिक हैं, यानी कि कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। ये बात की थी हमने। क्या कहा था इस फैक्ट में हमने कि वायरस से लेकर, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक, सभी में अगर एयूजी मिथायोनीन बनाता है या यूएए स्टॉप कोडॉन है, तो सारे में स्टॉप कोडॉन और ए मिथायोनीन ही बनाएगा। ठीक है, यानी कि कोई एक कोड अगर कुछ एक अमीनो एसिड बना रहा है, तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पिग हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, सब में वो वही टाइप का अमीनो एसिड बना रहा है। क्या ये समानता काफी नहीं है? ठीक है, ये भी एक बड़ी समानता है। डीएनए है, जीन्स है, जेनेटिक कोड है, ये सब में सेम है। और इसीलिए हम में जब डायबिटीज हो जाती है तो हम हमारे इंसुलिन को पिग से या घोड़े से या किसी और एनिमल से कोड निकाल के इंसुलिन लैब में बनाते हैं। मतलब हमारा विकास कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बात इस बात का प्रमाण है। और ऐसे कई और प्रमाण हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये थोड़े छोटे तौर पे हैं। मनुष्य के हीमोग्लोबिन की, अब बात मनुष्य की कर लेते हैं। मनुष्य के हीमोग्लोबिन अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 141 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब ये क्या है, आपको अगर पता हो तो हमारी जो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला है वो 2 चेन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड और एक बीटा चेन। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने जेनेटिक पढ़ा था, वेरिएशन। तो उसमें कितने प्रोटीन है, अगर अल्फा की बात करें तो हम मानते हैं कि उसमें
141 अमीनो अम्ल है। और यही जब हमने चिंपैंजी में यह संख्या 141 है, मतलब हम काफी हद तक कैसे हैं, चिंपैंजी जैसे हैं। जबकि गोरिल्ला में मात्र 1 और गिब्बन में मात्र 3 अमीनो अम्ल का फर्क है। मतलब चिंपैंजी तो बिल्कुल हमारे जैसा ही अल्फा हीमोग्लोबिन लेकर घूम रहा है 141, और इसीलिए हम काफी हद तक चिंपैंजी से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गोरिल्ला की बात करें तो वो 1 का फर्क है उसमें, यानी उसमें 140 हमारे जैसे हैं। और गिब्बन की बात करें तो उसमें 3 का फर्क है, यानी कि 138 के समथिंग उसके हमारे सेम है। तो ये बात सिद्ध करती है कि हमारा विकास जो है वो कहाँ से हुआ है, बंदरों से। ठीक है, चलिए। हालांकि बंदर यानी कि मंकी और एप्स दोनों अलग अलग होते हैं, जिसको अब एप्स कहते हैं ना, वानर, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी बताऊंगी क्या डिफरेंस है जब आएगा। तो इनमें इतना सा अंतर है, मतलब हम काफी हद तक इनसे बने होंगे, हमारा विकास हुआ होगा तो हम इन्हीं से कहीं आए हैं। और चिंपांजी तो देखो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। और पहले भी मैंने कहा है कि चिंपांजी से हमारा जो डीएनए है वो 99.9% मिलता भी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उदाहरणों की और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी लेंगे हम और कुछ हमारी रामायण भी जपेंगे। सब एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी बोलती है कि साइटोक्रोम सी क्या है भाई, ये साइटोक्रोम सी। याद करो वो पुरानी कहानियां जब हम कभी 11th में हुआ करते थे और हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली भित्ति है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ए बी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ये नाम सुने सुने लग रहे हो। तो ये जो है ये साइटोक्रोम सी सभी प्रकार के एनिमल में पाया जाता है। वही सभी प्रकार में, सब मतलब सब आ गया, मतलब बैक्टीरिया से लेकर वायरस से लेकर और ह्यूमन तक। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कुछ हार्मोन्स की, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन सारे वर्टिब्रेट मतलब अभी थोड़े दिन पहले बताया था जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। कौन कौन आता है वर्टिब्रेटा में, हम आते हैं, मतलब मैमल्स आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, एविज आते हैं, मछलियाँ आती हैं, पिसीज आते हैं। ठीक है, ये सारे वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सारे वर्टिब्रेटा में ये हार्मोन पाया जाता है। मतलब ये बात तो पक्की है कि अगर हम में हार्मोन है और यही हार्मोन मछलियों में भी है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा कोई कनेक्शन है ना। ठीक है, तो सारे वर्टिब्रेटा में सभी वर्टिब्रेटा लिख दिया, आप लिख लेना आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कुछ एंजाइम्स की, कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, एमाइलेज, जो कि टाइलिन भी होता है हमारे मुख में, लार और स्टमक में भी पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन की। तो ये दोनों ही कहां से किन में पाए जाते हैं, ये पॉरीफेरा से लेकर सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल जो है नॉन कॉर्डेटा का, पॉरीफेरा से शुरू करते हैं ना क्लासिफिकेशन, पॉरीफेरा से लेकर मेमेलिया तक सबसे विकसित ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं डाइजेशन के लिए। और हम में थोड़े बहुत चेंज है, मतलब ये दोनों तो सब में ही है, पॉरीफेरा से लेकर मेमेलिया तक सब में ये एंजाइम है। मतलब हम पॉरीफेरा से काफी कुछ तो है, मतलब ये कनेक्शन बता रहा है कि हम पहले ये रहे होंगे, इसलिए कुछ बचा कुचा अभी भी हम में चलता आ रहा है, हम उनसे कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम में ये सब चीजें समान है, ये बता रहा है, बायोकेमिकली फॉर्म में बता रहा है। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, यानी कि रक्त समूह। जो AB ब्लड ग्रुप है,
ये मानव और वानर, वानर को भाई मैं देखो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मेरे को इंग्लिश वाला पता है एप्स, ठीक है, जो एप्स होते हैं, अगर किसी ने हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो सुना होगा डाउनफॉल ऑफ द एप्स, ठीक है ना, ये एप्स। अब आप बोल रहे होंगे मंकी ने, मंकी मत लिख देना, मेरे पे कृपा कर देना भाई, ठीक है। मानव और वानर, वानर को मैं इसीलिए आप इंग्लिश में ही लिख दो, एप्स लिख दो, मंकी नहीं, मैं यहाँ लिख दूं क्या, मंकी में नहीं, ठीक है, मंकी नहीं लिखे यहाँ पे, बंदर नहीं लिखे, बंदर में और हम में ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। एप्स में, अब आप बोलेंगे एप्स क्या होते हैं, तो ये जो चिंपांजी है, ये जो गोरिल्ला है, ये जो गिब्बन है, जिसकी समानता अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई, वो एप्स में आते हैं, वानर में आते हैं। मंकी बंदर होते हैं, बंदर हमारे से नहीं, हम कह लेते हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में कि हम बंदर के वंशज हैं, लेकिन हम में बेसिकली समानताएं जो है वो एप्स से मिलती है। चिंपांजी के का ब्रेन, हमारा ब्रेन काफी हद तक सही है, गोरिल्ला का हमारा ब्रेन मिलता जुलता है, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, और काफी चीजें डीएनए वगैरह मिल रहे हैं। बंदर से हम थोड़े से कम है, हम ये कह सकते हैं कि बंदर रहे होंगे, उसके बाद चिंपांजी, गोरिल्ला और फिर हमारा विकास हुआ होगा। बंदर से ज्यादा विकसित है गोरिल्ला और चिंपांजी, ठीक है। और क्या फर्क होता है ये बता देती हूँ कि अगर चेस्ट आप देखें तो बंदर की चेस्ट जो होती है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, कम चौड़ी होती है। जो गोरिल्ला, चिंपांजी और जो एप्स है उनकी जो चेस्ट है यानी छाती जो है वो चौड़ी होती है, शोल्डर भी चौड़े होते हैं, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट मंकियों से बहुत ज्यादा होता है, ये फर्क होता है बेसिकली, अगर आप देखना चाहें। बाकी आपने सबके फोटोज देखे ही हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी और मंकी तो दिखते ही रहते हैं, है ना, हमारे आसपास भी बहुत मंकी घूमते रहते हैं जिन्हें हम मंकी समझते हैं, पर वो इंसान ही है ना, गलत बातें ना करें यहाँ पे। चलिए आ जाओ, मजाक, ठीक है। चलो आगे क्या है, और किसमें हम समानता प्रदर्शित कर सकते हैं, हम समानता प्रदर्शित कर सकते हैं हमारे हीमोग्लोबिन की ब्लड प्रोटीन से। ब्लड प्रोटीन से हम बात कर सकते हैं, हमारा जो ब्लड प्रोटीन है उसका नाम है हीमेटिन क्रिस्टल। ये जो हीमेटिन क्रिस्टल है, ये हीमेटिन क्रिस्टल भी कई चीज़ों में यानी कि कई में हमसे समानता प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैंने कहा अभी कि जो आपके जो एप्स हैं, गोरिल्ला है और मानव, इन दोनों में काफ़ी समानताएं प्रदर्शित करता है। उसके अलावा और हम ले सकते हैं, अगर प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा या किसी भी संयोजी उत्तक की बात करें तो भी जो लोअर कैटेगरी के एनिमल है यानी कि नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, जिसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में ही क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। हालांकि उनमें प्लाज्मा और ब्लड दोनों होता है, लेकिन प्लाज्मा तो बेसिकली सब में होता है, क्योंकि ब्लड में वही फिर वर्णक का चेंज होता है। जैसे ऑर्थोपोडा में जो वर्णक है वो पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है ना, हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का दिखता है, तो वो वेरिएशंस आ जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है, विकसित हुए हैं। आ जाओ, नेक्स्ट है जीव भूगोल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को जनरली बुक में कम समझ में आता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पेड़ पौधे जंतुओं के विश्व के विभिन्न भागों में वितरण का अध्ययन जीव भूगोल कहलाता है या बायोजियोग्राफी कहलाता है, कि हम अलग अलग जगहों पे क्या क्या पाया जा रहा है, पेड़ पौधे या जीव जंतु कौन कौन से पाए जा रहे हैं, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। निम्न उदाहरण दो भूमि समूहों जो कभी आपस में जुड़े थे पर जीवों के वितरण की समानता को स्पष्ट करते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, इन दो को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, और इवोल्यूशन की जो थ्योरीज है उनमें ये कहा गया है कि भाई जब पहले पृथ्वी बनी होगी तो अब जैसे कि हम बोलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जो है ये महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है, तो ये आपने थ्योरी सोशल में भी सुनी होगी कि पहले ये सब एक हुआ करते थे,
है ना। अगर किसी ने जोड़ के देखा था सबको और ये पाया कि अगर हम इन सबको जोड़े तो ये कहीं ना कहीं से जैसे टूटे हुए कागज के टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं ना, वो किसी ने पजल सॉल्व की हो कि उसमें जोड़ जोड़ के हम एक पिक्चर बना देते हैं। तो ऐसे ही सोशल में मैंने तो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि अगर हम हमारे मैप के ये जो जितने जितने भी महाद्वीप है इनको जोड़ना चाहे तो ये जुड़कर एक जगह से जुड़ जाते हैं, उस पिक्चर्स की तरह ही, वो पजल की तरह ही। तो ये मानना था कि पहले पृथ्वी के ये सब आइलैंड जो है वो ऐसे ही, आइलैंड तो क्या महाद्वीप जो है वो क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। फिर जब धीरे धीरे उनके बीच में पानी आने लग गया या कोई डिवाइडेशन हो गया, जैसे कोई भूकंप आया होगा तो एक लैंड का हिस्सा इधर चला गया, एक लैंड का हिस्सा इधर चला गया, तो ये अलग महाद्वीप बन गया, ये अलग महाद्वीप बन गया, जैसे ये एशिया बन गया और ये दक्षिण अमेरिका बन गया, इस तरह से बनने लग गए। तो पहले ये एक रहा करते होंगे और एक रहे थे तो इनमें एनिमल्स भी क्या थे, सारे प्रकार के एनिमल यही रहते थे पृथ्वी पर। धीरे धीरे किसी भी प्राकृतिक संपदा में विघटन के कारण ये अलग अलग हो गए। तो मान लो अब 3 लैंड बन गई, ये अलग बन गई, ये अलग बन गई और ये अलग बन गई, और इनका वातावरण भी चेंज होगा जहां पे भी गए होंगे। अब एक ऑस्ट्रेलिया चला गया बहुत दूर, तो इंडिया से उसका वातावरण भाई बदल ही गया। तो पहले जब सेम रहा करते थे तो इन पे एनिमल्स भी सेम रहते थे और सारे प्रकार के एनिमल एक पे थे। अब ये जो हिस्सा यहाँ चला गया है, इस पे जो एनिमल रहते होंगे वो उसके साथ चले गए, इस पे जो एनिमल रहते होंगे वो उसके साथ चले गए, और इस पे जो एनिमल रहते थे वो उसके साथ चले गए। ये लोग अलग अलग कर देते हैं। तो इस पे मान लो ये व्हाइट वाले एनिमल है, कोई भी हो सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू जो है वो सारे ऑस्ट्रेलिया में चले गए, जिसकी हमने बात की थी कि मार्सुपियंस जो है वो जनरली कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इधर अगर हम बात करें कि ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं, ये सब इधर आ गए इस आइलैंड पर। इधर की अगर हम बात करें तो पेंगुइन जो हमारे यहाँ नहीं मिलते, तो पेंगुइन इस हिस्से में रहे होंगे तो पेंगुइन इसके साथ चले गए, इसलिए वो अब सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलते हैं, है ना। ये मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये मान लो इंडिया है। भारत, ठीक है। तो ये अलग अलग एनिमल जैसे जैसे डिवाइडेशन हुआ ऐसे सबका हुआ, तो सब में अलग अलग एनिमल चले गए। अब हुआ है कि ये टूटे यहीं से हैं। अब थोड़ा सा अज्यूम ये करो कि ये तो कहानी हो गई इस बात की कि क्यों अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के एनिमल मिल रहे हैं। एक तो वहाँ का वातावरण, उन्होंने जब ये एनिमल अलग हुए होंगे आपस में तो भाई वातावरण चेंज हुआ होगा, तो उनमें अपने आप में अनुकूलन किए होंगे। जैसे हमारे यहाँ काला भालू मिलता है, लेकिन वहाँ पे भालू तो मिलता है लेकिन कैसा मिलता है, सफ़ेद भालू मिलता है। तो वहाँ का वातावरण ठंडा है इसलिए वहाँ पे सफ़ेद भालू मिलता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, कि साइंस की लैंग्वेज में भालू की कोई प्रजाति सफ़ेद नहीं है। हमारे जो काला भालू है और जो सफ़ेद भालू है उसका 100% DNA मैच करता है। अब आप बोलेंगे कि वो सफ़ेद क्यों दिखता है, तो सिर्फ उसके बाल सफ़ेद है। जब उसकी स्किन को देखा गया तो सफ़ेद भालू की स्किन भी काली होती है, काले भालू की तरह। सिर्फ वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ है और दुश्मनों से बचने के लिए, ठंड को कम करने के लिए उसने अपना वो कैमोफ्लेज पढ़ाया था ना आपको, कि वो अपने वातावरण के हिसाब से कलर जो है चेंज कर लेते। तो धीरे धीरे उसने अपने फर्श जो है ताकि दुश्मन उसको देख ना पाए। अब आप बोलेंगे भालू के पास कौन जाएगा, तो हमें पता है कि हम भालू से डरते हैं, भालू को थोड़ी ना पता है कि हम भालू से डरते हैं। सारे जानवर हमसे डरते हैं। कोई भी जानवर आप देखोगे वो छुप के भागने की कोशिश करेगा। तो उसने अपना कलर जो है वो वाइट कर लिया, सिर्फ फर का कलर, स्किन तो अभी भी उसकी ब्लैक है, ठीक है, और चमड़ी मोटी कर ली, ऐसे कुछ चेंज हो गए। तो हमारे यहाँ काला है, वहाँ पे सफ़ेद है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट बदल गया। तो इनमें कुछ चेंज भी आए, प्लस ये वाला फैक्ट तो हमें समझ आ गया कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर ही कोई पर्टिकुलर एनिमल क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब ये सब अलग हुए होंगे तो जो जो उनके साथ गए, जिसके हिस्से जो आया उसे वो मिल गया। अब आप बोलेंगे कि कुछ एनिमल तो हमारे सेम ही है, जैसे कई जगहों पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को एक बार छोड़ दें और अगर हमारी भारत की कंपैरिजन हम पाकिस्तान, नेपाल या किसी
अफ्रीका से कर ले तो हमारे यहाँ पे भी ऊँट है, वहाँ पे भी ऊँट है, हमारे यहाँ पे भी गाय है, वहाँ पे भी गाय है, हमारे यहाँ पे भी भेड़ है, वहाँ पे भी भेड़ है। तो फिर समान कैसे हुए? तो समान ये हुए कि कुछ एनिमल जो इन सब जगहों पे समानता लिए हुए होंगे और कुछ एनिमल जो इस जगह पे होंगे, जब ये डिवाइडेशन हुआ होगा तो वो वाले एनिमल तो बटे होंगे, है ना। मान लो इस एरिया में सब एक जैसे एनिमल रह रहे थे, भेड़ भेड़ रह रही थी, तो ये तीन जब अलग हुए तो थोड़ी भेड़ उधर चली गई, थोड़ी भेड़ इधर चली गई, थोड़ी भेड़ इधर चली गई। इसलिए हम में समानता भी है कि कुछ जो वहाँ मिल रहा है वो हमारे पास भी है। तो ये थ्योरी जो है, ये जैव भूगोल वाली, ये दोनों ही कंसेप्ट को सेटिस्फाई करती हैं कि अलग क्यों है और सेम क्यों है। अलग इसलिए क्योंकि डिवाइडेशन हो गया, और सेम क्यों है कि उस डिवाइडेशन में कुछ जो कॉमन एनिमल थे वो सबके पास बढ़ गए। सबको क्या मिला? दौलत, और मुझे क्या मिली? माँ मिली। हाय, ये डायलॉग जो है पिक्चरों के, ऐसे ही याद करते हैं इनको, ठीक है। सबके हिस्से में पैसा आया और मेरे हिस्से में माँ आई, ठीक है। चलिए आ जाइए, मजाक। गैलापागोस द्वीप के 14 द्वीपों में, यानी कि 14 द्वीपों के पेड़ पौधे व जंतु दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि से समानता प्रदर्शित करते हैं। अब गैलापागोस तो कहाँ? दक्षिण अमेरिका इधर नीचे। फिर भी इनके जो 14 द्वीप थे वहां के जीवों की समानता किससे मिल रही है? दक्षिण अमेरिका से। क्यों? इसी थ्योरी पे कि कुछ जो कॉमन एनिमल थे वो जब डिवाइडेशन हुआ, ये मैंने 3 बनाया, 3 से 6 भी तो बने होंगे। तो जब जो कॉमन एनिमल थे वो जहां जहां गए, वो इसीलिए हमें क्या मिलती है? जीवों में समानता मिलती है कि कहीं ऐसा कोई चीज डिवाइड होके अलग हुई होगी जहां पे दोनों पे एक जैसे जीव थे, तो अब वो भले ही दूर चला गया है लेकिन वहां पे भी वही जीव मिल रहा है और यहाँ पे भी यही जीव मिल रहा है। वो आइस एज देखिए ना, बर्फ जो क्रैक आ जाता है तो एक बर्फ का टुकड़ा उधर चला जाता है, दूसरे बर्फ का टुकड़ा इधर, तो वो अलग आइलैंड बन गया, ये अलग आइलैंड बन गया, है ना। दोनों अलग अलग हो गए, बिछड़ गए दोनों अपने रिश्तेदार एक दूसरे से। मैग्नोलिया, सासाफ्रॉस, ट्यूलिप प्राकृतिक रूप से केवल पूर्वी यूएस व चीन में पाए जाते हैं। ये कौन सी बात हो गई कि किसी एक द्वीप पे सिर्फ एक ही प्रकार के क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। जो ये वाली थ्योरी है कि भारत में ऐसे मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड में सिर्फ कि पेंगुइन मिल रहा है, वो यहाँ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अलग हुआ तब पेंगुइन इनके हिस्से आया। तो ये दूसरी वाली बात को प्रूफ कर रहा है। दोनों बातों के एक एक एग्जाम्पल ले लिए कि केवल कहाँ मिलते हैं? पूर्वी यूएस में और चीन में मिल रहे हैं। मतलब ये दोनों आपस में पहले एक रहे होंगे, अब अलग हो गए, इसलिए इन दोनों में ये चीजें मिल रही है, ठीक है। यूएस और चीन, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, दिख रहे हैं आपको, मैप तो पता ही होगा। अब कीवी केवल न्यूजीलैंड में, ऊंट एशिया में और उसका निकट संबंधी लामा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कीवी कहाँ मिल रही है? न्यूजीलैंड में। जैसे मैंने पेंगुइन बताया, भाई कीवी भी कहाँ मिलती है? सिर्फ ये कीवी खाने वाले कीवी नहीं है, उड़ने जो उड़ता नहीं है वो पक्षी होता है कीवी, वो न्यूजीलैंड में मिल रहा है। क्योंकि जब ये अलग हुए होंगे पार्ट्स तो कीवी न्यूजीलैंड में चली गई। ऊंट जो है वो एशिया में रह गए, लेकिन ऊंट का एक रिश्तेदार जो कि क्या है? लामा। ये देखो फोटो। अब आप बोलेंगे लामा क्या है, इसलिए फोटो दिखा देती हूँ। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऐसा मैच कर रहा है ऊंट से, है ना, जैसे हम मंकी से करते हैं, ये ऊंट से कर रहा है, पर ये अलग स्पीशीज है, अलग तरह का एनिमल है। हालांकि कैमल का रिश्तेदार ही है, मतलब उससे या तो विकसित हुआ होगा या उसके पहले का होगा, तो लामा कहते हैं इसको। ये लामा कहाँ मिल रहा है? दक्षिणी अमेरिका में। तो हो सकता है कि पुराने समय में जब एशिया और दक्षिणी अमेरिका अलग हो रहे होंगे तो ऊंट का एक बच्चा वहां रह गया होगा और ऊंट का दूसरा बच्चा जो है वो दक्षिणी अमेरिका में चला हो गया होगा, और फिर उसने वहां के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया और कुछ ऐसी शक्ल बना ली कि अब पहचान में ही नहीं आ रहा। वो होता है ना, बचपन में कोई बच्चा बिछड़ जाता है, फॉरेन में चला जाता है, तो हम बड़ा हो गए तो उसको पहचान ही नहीं पाते, हाय ये मेरा ही बच्चा है। वो सीरियलों में होता है वैसा कुछ इनके साथ हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब इनके कारण क्या है जो हमने काफी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रजातियों का विकास किसी क्षेत्र विशेष में हुआ है, या तो वो उसी क्षेत्र में विकसित हुई है इसीलिए वहीं रह रही है। प्रजातियों ने उस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर लिया हो,
मतलब किसी एक क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन घूमते घामते वो किसी दूसरी जगह पे चली गई, एक ही महाद्वीप के, कि भाई एशिया महाद्वीप तो इतना बड़ा है ना, इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है। तो पता चला किसी दिन उसको मजा आया हो कि चलो आज घूमने निकलते हैं, इंडिया में घूमते घूमते गई, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चली गई, नेपाल चली गई, तो फिर वो वहां पर भी मिलने लग गई, है ना, वहां पे बच्चे देना शुरू कर दिया उसने। प्रवास प्राय वही सफल रहा जहां भूमि जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, कि अगर कोई प्रवास कर भी रहा है तो वही सफल रहेगा जहां से उसकी भूमि जुड़ी हुई है, मतलब जो इन्वायरमेंट उसको ले पाएगा। डार्विन का लॉ तो हमेशा काम आएगा, जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है अगर उसको सक्सेसफुल लगेगा तभी वो वहां पे सेटल हो पाएगा। गए तो सब होंगे, गए तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान भी गए होंगे, इंडिया से नेपाल भी गए होंगे, इंडिया से भूटान भी गए होंगे, लेकिन वहां पे जो रह पाए उन्होंने ही अपनी जाति को आगे बढ़ाया, बच्चे दिए, परिवार बड़ा किया। और जो नहीं रह पाए, जिनकी फाइल सलट गई, तो फिर वैसे हमें नहीं मिलते। विशिष्टकृत जीवों की अनुपस्थिति यह बताती है कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्र से बहुत पहले अलग हो गया है। कि अभी मैंने कहा कि न्यूजीलैंड में कीवी और पेंगुइन मिल रहे हैं, इंडिया में नहीं मिल रहे, तो ये विशिष्टकृत जीव जो सिर्फ वहां मिल रहा है या यहाँ मिल रहा है, ये क्या बताता है कि ये बहुत पहले अलग हो गए होंगे, कि इंडिया और न्यूजीलैंड काफी सालों, करोड़ों सालों पहले अलग हो गए होंगे। इसीलिए अगर कोई जाति इंडिया में कीवी की रही भी होगी तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका राम राम सत्य हो गया होगा, और अब इंडिया में कोई कीवी नहीं मिलती, लेकिन न्यूजीलैंड में अभी भी जिंदा है। तो काफी साल हो गए हैं इनको अलग हुए, ये चीज भी ये हमें बताती है। चलिए, तो ये इतना सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हम वही एक एक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ताकि आपके सब कुछ मिक्स ना हो जाए। अब इसमें और एक दो प्रमाण और बचे हैं जिसको हम करेंगे, उसके बाद एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा और फिर दूसरी कहानियाँ शुरू करेंगे, मानव का विकास और घोड़े, खच्चर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नई और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ।